everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड का पेपर सॉल्व। कौन सा? 2023 का जो मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने वाले। लेकिन मैंने उसके साथ एक चीज़ और बोली थी कि सिर्फ एमपी बोर्ड के ही नहीं, बाकी सारे बच्चे भी इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पेपर पैटर्न अलग होगा। पूरा जो ग्रामर सेक्शन होता है आपका, रीडिंग, राइटिंग और जो बाकी आपके क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर, वो वाले जो होते हैं सारे आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, सिमिलर तरीके से ही आते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिटरेचर पोर्शन नहीं कराने वाली हूँ, पूरा जो है टोटल हमारा ग्रामर बेस्ड ही है पेपर। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, पहले रूल्स देख लो। कैंडिडेट्स मस्ट राइट फर्स्ट देयर रोल नंबर्स ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर पे अपना रोल नंबर भी लिखोगे आप। इससे क्या होता है कि भाई चीटिंग वीटिंग नहीं होती है ज़्यादा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, सिर्फ आपको उसमें बीच में चॉइस दे दी जाती है और करके कि या तो ये करो या ये करो, वरना सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंडेटरी हैं करना। For questions having more than one part, the answer to those part are to be written together in continuity. ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसके 2 पार्ट हैं, जैसा मैं बता रही हूँ आपको कि भाई हु वाज़ दिस एंड व्हाट वाज़ हिज़ रोल। इस तरीके से सपोज़ कर लो कोई क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं पहले हु वाज़ दिस का आंसर दे रहे हो, नहीं, वो लिखा उसके साथ ही कंटिन्यूटी में बाकी की चीज़ भी लिखोगे, क्योंकि वो उसी पर्सन से रिलेटेड है। दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस ए, बी, सी। ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी। 3 सेक्शन है इसमें, ए, बी और सी। तीनों करने हैं, तीनों कंपल्सरी है, सिर्फ जहाँ पे चॉइसेस है उसमें से कोई एक या जितने बोले गए हैं उतने करने हैं। क्लियर हो गया? तो आ जाओ, पहला सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में मोस्टली क्या होता है, अनसीन पैसेजेस होते हैं। तो एक बार हम पैसेज रीड कर लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। यही करा रही हूँ मैं, ठीक है? कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। They can solve the most complex mathematical problems or put 1,000 unrelated data in order. कंप्यूटर्स क्या हैं? कंप्यूटर्स ऐसी मशीनरी है जो हर चीज़ कर सकती है आज के टाइम में, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल चीज़। चाहे कोई मुश्किल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन हो, उसे आराम से सॉल्व कर सकती है। चाहे कितना भी डेटा हो, कितनी भी क्वांटिटी में हो, उसे आराम से सॉर्ट कर सकती है, स्टोर कर सकती है। These machines can be put to varied uses. For instance, they can provide information on the best way to prevent traffic accidents. They work accurately and at high speed. ठीक है, और भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे ट्रैफिक रिलेटेड हो या कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए, हमें मिल जाती है। और भी दूसरे सारे काम हम हमारे कंप्यूटर से करा सकते हैं। This whole process by which machines can be used to work for us has been called automation. In future, automation may enable human beings to enjoy more leisure than they do today. ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस है ना कि भाई कंप्यूटर्स हमारे लिए हर काम कर रहे हैं, ये क्या है? ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन से क्या होगा, आने वाले टाइम में जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम हैं, हमें और ज़्यादा सुकून मिल जाएगा और ज़्यादा हम हमारी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मोस्टली काम जो है वो कंप्यूटर्स खुद ही कर देंगे। Some years ago, an expert on automation, Sir Leon Bagret, pointed out that it was a mistake to believe that these machines could think. There is no possibility that human beings will be controlled by machines. ठीक है, कुछ टाइम पहले की बात है कि एक एक्सपर्ट थे, उन्होंने क्या बोला, उनका नाम क्या था, पहले नाम देखो। नाम था उनका सर लियोन बैग्रेट। इन्होंने क्या बोला कि ये मिस्टेक कभी नहीं कर सकते हम कि भाई कंप्यूटर्स जो है सोच सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स को जो है मशीन्स कंट्रोल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो इंटेलिजेंस डाली जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनी है ना सबने, वो क्या है तो मैन मेड। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि भाई ह्यूमन को जो है मशीन्स कंट्रोल करने लगेंगी, ऐसा आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते। Though computers are capable of learning from their mistakes and improving on their performances, they need detailed instructions. They need detailed instruction from human beings to be able to operate. ठीक है, कंप्यूटर्स जो है अपनी मिस्टेक सुधार सकते हैं, लेकिन वो भी कब होगा? तब उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस पूरे डिटेल में मिलेंगे। कहाँ से? ह्यूमन बीइंग से ही। Sir Leon said that in future computers would be developed which would be small enough to be carried in one's pocket. For instance, people going on a holiday could be informed about weather conditions. Car drivers can be given an alternative route when there is a traffic jam.
ठीक है, सर लियोन ने क्या बोला कि भई कुछ टाइम ऐसा आएगा जब कंप्यूटर्स जो हैं इतने छोटे हो जाएँगे कि आप उन्हें अपनी पॉकेट में लेके घूम सकते हो। वैसे तो हम कह सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन, है ना? हमारे मोबाइल फ़ोन से क्या है, हम कोई भी मौसम हो कि मौसम कैसा है, क्या है, वो सब जान सकते हैं। किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, है ना? कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक रूट नहीं है तो हम गूगल मैप के थ्रू दूसरे रूट पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से बोला गया, ठीक है? कार ड्राइवर्स कैन बी गिवन एन अल्टरनेटिव रूट व्हेन देयर इज़ अ ट्रैफिक जैम। A tiny translating machine will be enable people who do not share a common language to talk to each other without difficulty or to read foreign publication। वो भी है हमारे पास गूगल ट्रांसलेट है ना? उससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं लैंग्वेजेस। Computer will also be used in ordinary public hospitals। A doctor will be able to diagnose the nature of his patient's illness। Similarly, machines could be used to keep a check on a patient's health record and bring it up to date। ठीक है, कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में भी होंगे जैसे कि हैं आज के टाइम में। पूरा डेटा, पूरी रिपोर्ट निकल के आ जाती है कि भाई किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, इस पेशेंट को क्या बीमारी है, पूरा उसे डायग्नोज किया जा सकता है ना? इस तरीके से बहुत सारे वर्क हैं। कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एफिशिएंट सर्वेंट दैट मैन हैज़ एवर हैड। ठीक है, कंप्यूटर जो है सबसे एफिशिएंट एफिशिएंट सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रॉपर्ली वर्क कर सकता है, जिसपे हम रिलाय कर सकते हैं, ऐसा कोई सर्वेंट है तो वो कौन है? कंप्यूटर है। ठीक है, ये तो हो गया इसका पैसेज। अब इसके बेसिस पे देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइस ही हैं। व्हिच आर द 2 मेन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की 2 मेन कैपेबिलिटीज़ क्या थी? वेरियस यूजेस, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डेटा इन ऑर्डर, वर्क एट हाई स्पीड, प्रिवेंट ट्रैफिक एक्सीडेंट, ऑटोमेशन, सेव टाइम एंड लेबर। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा देखो, अगर हमने लिख दिया वेरियस यूजेस, तो वेरियस यूजेस में तो ये सभी आ जाएँगे। तो सही ऑप्शन कौन-सा हुआ? वेरियस यूजेस और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ ऑटोमेशन? ऑटोमेशन क्या था? द मशीन दैट कैन थिंक, मशीन दैट कैन इम्प्रूव ऑन देयर परफॉर्मेंस, मशीन दैट कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, द प्रोसेस बाय व्हिच मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। तो क्या था ऑटोमेशन का मीनिंग? कि ऐसा प्रोसेस जिससे हम मशीन्स को अपने लिए काम करवा सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू, कंप्यूटर्स क्यों यूज़ किए जा सकते हैं? टू फाइंड ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट इलनेस, टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन फॉर द पेशेंट, टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस, टू कीप द पेशेंट इन गुड मूड। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें से हमने क्या देखा कि भाई डायग्नोस वगैरह करने में, तो कौन सा सही है? टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस। फिर है व्हाट इज़ द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर की जो बेसिक लिमिटेशन है वो क्या है ना? कंप्यूटर्स लैक थिंकिंग एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, यही है, ठीक है? कंप्यूटर्स खुद नहीं सोच सकते, खुद इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले सकते जब तक उनमें कोई डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ना डाली जाए, कहाँ से? थ्रू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है? फाइंड एनोनिम फॉर द वर्ड डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को बंद कर देना, ऑफ कर देना, है ना? तो डिसेबल का एनोनिम, एनोनिम क्या होता है? विपरीतार्थक, ऑपोजिट। तो एनोनिम क्या होगा डिसेबल का? सिंपल, इनेबल। द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज़, अल्टरनेटिव की वर्ब फॉर्म कौन-सी होगी? अल्टर होगी, ठीक है? अल्टर मतलब बदलना या इसकी जगह दूसरा कोई चॉइस हो हमारे पास वो। इन फ्यूचर डैश में इनेबल ह्यूमन बीइंग्स टू एन्जॉय मोर लीजर देन दे टुडे। क्या था ऐसा जो आगे जाके खुद काम कर लेगा तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो और टाइम स्पेंड कर पाएँगे और एन्जॉय कर पाएँगे? ऑटोमेशन। Sir Leon Baggett said that in future dash would be developed which would be small enough to be carried in one's pocket। अभी तक हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा? कंप्यूटर्स। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द सिनोनिम ऑफ फ्रीड। सिनोनिम, सिनोनिम क्या होता है? समानार्थी। फ्रीड का समानार्थी। फ्रीड जो बिल्कुल फ्री है हर चीज़ से, तो उसका क्या हो सकता है? रिलीव्ड, ठीक है? क्योंकि उसे कोई टेंशन नहीं है, फ्री है वो बिल्कुल, तो रिलीव्ड। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द एनोनिम ऑफ सिंपल। सिंपल सरल का विपरीतार्थक वर्ड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। अब तुम्हें नोट मेकिंग करनी है, यहाँ पे नोट मेकिंग वगैरह मैंने कराई है, तुम्हें अच्छे से बता रखा है, हेडिंग सब हेडिंग वगैरह किस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पे तुम्हें जो है क्या दे दिया है, एक पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, पैसेज दे दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे तुम्हें उसका टाइटल और उसकी हेडिंग्स निकाल के डालनी है जिससे तुम उसे समझ पाओ।
ठीक है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोज़ल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ बिकमिंग आउटडेटेड विथ टाइम सिंस डिस्पोज़ेबल कैन नॉट बी गुड ऑप्शन इन द लॉन्ग रन एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रेमेडियल मेजर्स टू बी टेकन। तो यहाँ पे तुम्हें सीधा-सीधा दिख रहा है कि भाई टाइटल क्या है? डिस्पोज़ल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ये तो तुम्हारा टाइटल हो गया। ठीक है? और ये जो है बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो रहा है। क्यों? क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इतना मतलब ईज़ी भी नहीं है और लॉन्ग रन में सही भी नहीं है। गैसिफिकेशन रेफर्स टू थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आई है सामने, गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल थर्मल जिसमें हीट प्रोवाइड की जा रही है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है। और प्लास्टिक मैटर अंडर इनर्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ गेयर। To gasify PVC or chlorinated plastic, gasification should be carried out at lower temperature to remove chlorine. Subsequently, the temperature must be raised. However, there are problems in controlling the combustion temperature and quality of unburned gases. ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें क्लोरीन है, ऐसा प्लास्टिक जिसमें क्लोरीन है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। ठीक है? जिससे क्या होगा? पहले क्लोरीन रिमूव होगा, फिर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे। बट इस चीज़ में भी दिक्कत है भाई, बार-बार कैसे हम टेम्परेचर अप डाउन करेंगे, कैसे बार-बार करेंगे, इसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। Though recycling is a good option, still it does not offer a complete solution for managing plastic waste. ठीक है भाई, फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिसाइक्लिंग। लेकिन इंसान एक चीज़ को कितनी बार रिसाइकिल करेगा? चलो एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, उसके बाद तो वो इवेंचुअली उसे फेंकेगा ही, उसके बाद तो वो नहीं कर पाएगा उसका कुछ। In India, about 40% of the plastic waste is recycled, yet there are many problems associated with recycling of plastic waste. देखो इंडिया में सिर्फ कितना 40%, 100 में से सिर्फ 40% ही प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो पाता है। फर्स्टली रिसाइकलिंग कैन बी डन ट्वाइस एट द मोस्ट, आफ्टर द थर्ड फोर्थ रिसाइकलिंग द प्लास्टिक इज टोटली अनफिट फॉर रीयूज एंड अल्टीमेटली एंड्स अप इन लैंडफिलिंग। ठीक है भाई, चलो सपोज करो एक बॉटल है, एक बॉटल ली हमने पानी की, पी लिया, उसको फिर घर पे ले गए, घर पे लेके उसको यूज़ कर लिया, 1 हफ्ता यूज़ कर लिया, 10 दिन यूज़ कर लिया, फिर उसकी वो कंडीशन नहीं होती और ऐसे हमें पानी पीना भी नहीं चाहिए ना। फिर उसके बाद चलो उसका कुछ बना लिया, चलो एक पेन स्टैंड बना लिया, है ना? कुछ बना लिया, उसका वास टाइप कुछ बना लिया। उसके बाद जब वो खराब हो जाएगा, उसके बाद तो तुम उसे रिसाइकिल नहीं करोगे, फिर तो तुम उसे फेंकोगे ही। तो यहाँ पे यही होता है कि भई एक बार यूज़ कर लिया, 2 बार यूज़ कर लिया, तीसरी बार यूज़ कर लिया, उसके बाद वो इवेंचुअली कहाँ जा रही है? लैंड फिलिंग में ही जा रहा है प्लास्टिक। Secondly, sorting the plastic is difficult as well as expensive proposition. Plastics contain a wide range of fillers and additives and often they are associated with metal, glass, etc. अब इनको सॉर्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉर्ट करना क्यों? क्योंकि भाई कुछ-कुछ प्लास्टिक में जो है अंदर मेटल है, कोई फिलिंग है, जिसकी वजह से उसे उस उसमें नहीं डाल सकते, उसका फिर अलग से कोई ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पे सॉर्ट करना भी मुश्किल हो जाता है प्लास्टिक को, तो ये भी तरीका जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें टाइटल देना था, टाइटल क्या हो गया तुम्हारा? डिस्पोज़ल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब इसमें देखो पहला तुम्हारा हेडिंग क्या आ रही है? डिस्पोज़ल प्लास्टिक के कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से जो है कर सकते हैं। अब उसमें हमने देखी थी कि भाई 2 हेडिंग है। तो सब हेडिंग है। हेडिंग तो हमारी क्या आ गई? कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोज़ल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, कि कैसे-कैसे कर सकते हैं। अब उसमें हमारी सब हेडिंग आ गई, एक तो हो गई गैसिफ़िकेशन। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब तक तुम सब हेडिंग के बाद सब हेडिंग नहीं डालते, तुम नेक्स्ट वाली सब हेडिंग पर नहीं आते हो। तो पहले अगर तुमने चूज़ कर लिया गैसिफ़िकेशन, तो उसके सब हेडिंग वाले पॉइंट्स डालोगे। ठीक है, गैसिफ़िकेशन मैंने तुम्हें बताया था भई कि जब हम हेडिंग डालते हैं, तो उसको नंबर से डालते हैं, सब हेडिंग डालते हैं, तो उसको फिर A-B-C करके डालते हैं और फिर अगर उसके अंदर कोई सब हेडिंग होती है, तो उसको हम फिर रोमन नंबर से डालते हैं। तो वैसे ही करना है तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हारी हेडिंग आ गई, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पोज़ल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब इसमें तुम्हारा पहला सब हेडिंग क्या है? गैसिफ़िकेशन। अब उसकी सब हेडिंग क्या है? गैसिफ़िकेशन में क्या-क्या था? पीवीसी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक को लोअर टेम्परेचर पे गैसिफ़ाई करना और क्लोरीन रिमूव करने के बाद टेम्परेचर बढ़ाना, है ना? तो ये डाल दिया तुमने। अब दूसरी तुम्हारी सब हेडिंग क्या थी? रिसाइक्लिंग। तो पहला ए डाला, तो दूसरा क्या डालोगे? बी। ठीक है, रिसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग क्या-क्या था? इसमें सब हेडिंग क्या आ गई? गुड ऑप्शन है, लेकिन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे रही है ना? इस तरीके से डाला। फिर तुम्हारे पास सेकंड हेडिंग क्या थी? प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो पहली सब हेडिंग थी हमारी लिमिटेड साइकिल, कि 1 बार, 2 बार, 3 बार यूज़ कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं है। उसमें आगे कुछ भी नहीं था, तो कुछ नहीं डाला। सेकंड सब हेडिंग पे आ गए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कि भई बहुत अलग-अलग तरीके का प्लास्टिक होता है, तो उसमें अब सब हेडिंग में क्या आ गया भई? एक तो कि अलग-अलग तरीके के हैं, बहुत टाइप्स हैं, सॉर्ट करने में डिफ़िकल्ट है और साथ में एक्सपेंसिव है।
ठीक है? अब इसके अलावा अगर तुमने कोई एब्रिविएशन यूज़ किए हैं, एब्रिविएशन होते हैं कोई भी बड़े वर्ड का छोटा फॉर्म, जैसे एग्ज़ाम्पल को हम ईएक्स लिख देते हैं, स्टैंडर्ड को हम एसटी लिख देते हैं। ऐसा अगर कुछ भी पैसेज में यूज़ हुआ था, तो वो एब्रिविएशन तुम यहाँ डालोगे। जैसे टेम्प लिखा था टेम्परेचर के लिए और एसओएलएन लिखा था सॉल्यूशन के लिए, तो वो एब्रिविएशन यहाँ डालना ज़रूरी है। समझ आ गया? इस तरीके से नोट मेकिंग होती है। फिर है तुम्हारा राइटिंग सेक्शन शुरू हो गया यहाँ पे। Ashima is going abroad on a foreign assignment for 5 years. She wants to sell her LCD TV. Draft an advertisement in about 50 words to be displayed on the housing society notice board. ठीक है, अब एक बात तुम्हें मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ कि नोटिस, मैसेज और एडवर्टाइज़मेंट तीनों हमेशा बॉक्स में आएँगे। हमेशा बॉक्स बनाना लिख लो भले पहले, फिर उसके आस-पास एक बाउंड्री बनाना। नोटिस में भी यही करोगे, मैसेजेस में भी यही करोगे, जो इन्विटेशन वगैरह ये मैसेजेस ही हैं, इनमें भी बॉक्स बनते हैं और हमारा जो एडवर्टाइज़मेंट होता है इसमें भी बॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भई आशिमा जो है बाहर जा रही है 5 साल के लिए, उसे अपना एलसीडी टीवी बेचना है। तो हमेशा एडवर्टाइज़मेंट में तुम क्या करते हो, जो भी चीज़ बेचनी है या जो भी चीज़ है उसके बारे में बताते हो, उसकी क्वालिटीज़ बताते हो। तो यहाँ पे पहले तो तुमने क्या करा, क्योंकि बेचना है तो फॉर सेल ऐसे करके हेडिंग डालोगे और हेडिंग जो है हमेशा बोल्ड लेटर्स में या अलग दिखने में डालना है, ठीक है? आई एम आशिमा ऑफ नेहरू नगर दिल्ली, ठीक है? आई वांट टू सेल माय वन ओलेड टीवी कलर सेट। द टीवीज़ लेंथ इज़ 32 इंच, इट इज़ वर्किंग इन गुड कंडीशन एंड वाज़ ब्रॉट ओनली 6 मंथ्स अगो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने पहले बता दिया भाई, एड्रेस दे दिया कि भई मैं यहाँ रहती हूँ, ताकि तुम आके जो भी खरीदना चाहे वो वहाँ से पिक कर सकता है। फिर उसने बता दिया कि मुझे ये चीज़ बेचनी है, फिर उसकी क्वालिटीज़ बता दी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए कि भाई इतने इंच का टीवी है, अच्छी कंडीशन में है, इतने टाइम पहले खरीदा है। एज़ आई एम गोइंग abroad for 5 years, I am in the idea to sell the TV to anyone who is interested in buying it. Please contact the below person to buy the TV. अब यहाँ पे तुम चाहो तो अपना नंबर भी डाल सकते हो। यहाँ पे तुम अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो। एडवर्टाइज़मेंट में आप क्या करते हो, अपना नेम डालते हो, एड्रेस डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल भी डाल सकते हो ताकि आपसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकें। तो इस तरीके से आप एक एडवर्टाइज़मेंट लिखते हो, ठीक है? छोटा ही होता है, जनरली 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होता। अगर वो नहीं करना तो तुम्हें पोस्टर बनाना है, पोस्टर जैसे सेव ट्रीज़ और सेव अर्थ के बेसिस पे बनाना है, तो जैसे कि यहाँ मैंने 2 एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, तुम अपने हिसाब से बना सकते हो कुछ भी लिख के। जितना टाइम है तुम्हारे पास उस हिसाब से ही करना काम। ज़रूरी नहीं कि उसको बैठ के सजाते ही रहो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आनंद कुमार मिश्रा, अ रेसिडेंट ऑफ प्रीत विहार, छतरपुर, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टेलिंग हिम अबाउट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स इन योर एरिया। ठीक है, तुम्हें नाम दिया हुआ है, तुम्हें तुम्हारा एड्रेस दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ है साथ में, रिसीवर्स डेज़िग्नेशन भी दिया हुआ है कि किसको लेटर लिखना है और तुम्हें टॉ सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो तुमने डाला अपना एड्रेस, सबसे पहले क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, फिर आती है डेट, डेट तुम अपनी प्रेज़ेंट एग्ज़ाम की डेट डाल देना, फिर टू लिख के जो भी है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है तो वो अगर उसका कोई नीचे एड्रेस दिया हुआ है, कोई एरिया दिया हुआ है तो तुम वो डालोगे। सब्जेक्ट लेटर रिगार्डिंग न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द लाउड स्पीकर से जो भी प्रॉब्लम हो रही है, उस बारे में लिखोगे। फिर सर मैडम करके डियर डियर सर मैडम लिख दिया तुमने। आई एम अ रेसिडेंट ऑफ योर एस्टीम्ड डिस्ट्रिक्ट, वी आर रियली प्राउड टू हैव यू एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देयर इज अ कंसर्न आई वुड लाइक टू ड्रैग योर अटेंशन टुवर्ड्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। अब मैंने तुम्हें ये भी बताई है, लेटर टू द एडिटर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जो भी होते हैं, उनके लिए आप क्या करते हो, हमेशा अपने लेटर के थ्रू उनका अटेंशन लाते हो किसी टॉपिक पर। तो हमेशा आप ये वाली लाइन तो याद ही रख लो कि आई वुड लाइक टू ड्रैग या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, जो भी इश्यू है आपका, फिर वो इश्यू के बारे में लिखोगे, है ना? ये लाइन हमेशा के लिए याद रख लो। दे आर रियली a big issue for us because whenever any announcement or any party wants to convey something, they are using them as an excuse for एस एन, ठीक है? एस एन वॉवल है ना, तो एज एन एक्सक्यूज फॉर वाइड रीच, आर सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ हार्ट पेशेंट्स, students preparing for competitive exams etc, please look into the matter as it is creating a lot of issues here। ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी कोई भी पार्टी या कुछ भी होता है, उनको कोई भी मैसेज या कुछ भी कन्वे करना होता है, अनाउंसमेंट, तो वो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लेकर सडन शुरू हो जाते हैं और बस ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं तो हम कैसे पहुँचेंगे उन तक, इसलिए हम इतने बड़े लाउड स्पीकर्स यूज़ करते हैं। और हमारी जो सोसाइटी है उसमें हार्ट पेशेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, हार्ट पेशेंट्स होते हैं एकदम अगर टॉक जाते हैं तो हो जाता है कि चांसेस हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। उसके अलावा जो बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उनको भी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यू क्रिएट हो रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ या करती हूँ कि भई इस पे
गौर फरमाएँ, ठीक है? ये लिखने के बाद फिर आप क्या लिखते हो अपना रिगार्ड्स या विद रिगार्ड्स और आपको जो नाम दिया है वो नाम, नहीं दिया तो अपना लिख दोगे। क्लियर? फिर है लाइट अगर वो नहीं करना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू। यू आर हरी तिवारी, हर्षवर्धन नगर, भोपाल। नाम भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है? और क्या है ये? इनफॉर्मल लेटर है ना? तो यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अपना सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी। अंकल को लिखना है तो माय डियर अंकल, हेलो अंकल, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीवन एट होम, आई होप ऑल द फैमिली मेंबर्स इन आर द पिंक ऑफ हेल्थ। कभी भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हम हमेशा अगले से पूछते हैं पहले कि भाई आप कैसे हैं, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। इस तरीके से लिखोगे। आई मिस्ड यू ऑल यस्टरडे एट माई बर्थडे सेलिब्रेशन, वी वुड हैव एंजॉयड इट अ लॉट मोर इफ यू कुड हैव जॉइंड अस। मैंने आप सबको कल बहुत ज़्यादा मिस किया मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में। इससे भी ज़्यादा एन्जॉय करते अगर आप लोग भी वहाँ पर होते। I received my birthday gift sent by you yesterday. I was very excited to see such a huge box, and finally when I opened it my joy knew no bounds when I saw that you had gifted me a new bicycle. ठीक है, मुझे आपका गिफ्ट जो है कल ही मिल गया था अपने बर्थडे पर और मैं बहुत एक्साइटेड था कि इतना बड़ा सारा क्या गिफ्ट आया है और मेरी एक्साइटमेंट की कोई लिमिट ही नहीं बची जब मैंने देखा कि आपने मुझे एक साइकिल गिफ्ट की है। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर सेंडिंग मी सच अ ग्रेट प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट भेजा मेरे बर्थडे पे। आई शोड ऑल माई फ्रेंड्स माई न्यू बाइसिकल एंड दे ऑल लव्ड इट। मैंने अपने सारे दोस्तों को अपनी नई बाइसिकल दिखाई और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। This was the best birthday present ever. I once again thank you for the love that you expressed by giving me such an awesome birthday present. ये अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे प्रेजेंट था और मैं आपको फिर से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा बर्थडे प्रेजेंट दिया। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट योर्स लविंगली, क्योंकि हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो लविंगली ये सब लिख सकते हो आप, फिर हरी तिवारी। क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ठीक है, चारों में से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। कोई एक टॉपिक, ठीक है, 4 है यहाँ पे, चारों में से बस एक पे लिखना है। मैं चारों बता रही हूँ तुम्हें। अब आर्टिकल रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं तो पहले हम हेडिंग डालते हैं। हेडिंग जो है बोल्ड लेटर्स में डालोगे, फिर बाय लाइन डालोगे, नाम नहीं दिया तो अपना नाम डालोगे, जैसे मैंने अपना नाम डाला है यहाँ। फिर फिजिकल एजुकेशन के बारे में है तो एजुकेशन इन स्कूल सफर फ्रॉम मैनी ड्रॉबैक्स, इट डज नॉट लीड टू एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, एजुकेशन जो है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो है कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है साथ में। फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स हैज़ नॉट रिसीव्ड इट्स ड्यू अटेंशन एंड इम्पोर्टेंस। फिजिकल एजुकेशन को जो है जितना वो डिजर्व करती है उतनी इम्पोर्टेंस अब तक नहीं मिली है, ना मिल रही है। एजुकेशन इज कन्फाइंड टू द ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स। एजुकेशन जो है वो कहाँ तक होकर रह गई है? बस साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तक, यहीं तक रह गई है। The result is disastrous. It is really a matter of great shame that a country of about 120 crore people has not produced any athlete who can win a gold medal to the Olympics. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था आपको कि भाई लोगों को क्या करना है, इनकरेज करना है कि भाई वो जो है फिजिकल एक्टिविटी करे। तो आपने क्या बात डाल दी कि ये बहुत शेम की बात है, बहुत दुख की बात है कि भाई हमारी कंट्री में जो है कोई भी इतना अच्छा अभी तक एथलीट नहीं है जो गोल्ड मेडल लेके आया हो ओलंपिक्स में। On the other hand, a tiny country like Cuba runs away with a dozen medals at the Olympics. Physical education should be a compulsory subject up to the secondary level. It is a pity that our schools lack the primary facilities required in the field. Physical education को at least secondary level तक तो रखना चाहिए और ये मतलब बहुत ऐसी बात है कि भाई हम नहीं पूरी कर पाते हैं हमारे स्कूल्स। मैनी ऑफ देम डज नॉट possess good playgrounds and other facilities for sports. Like the European countries, we should identify the potential sportsmen while they are still young. A comprehensive physical education and training using modern and scientific techniques can produce good result. ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को कि भाई देखो दूसरी कंट्रीज़ में कैसे पहले से ही देख लिया जाता है कि हाँ, ये बच्चा जो है कर सकता है और उसको पहले से ही पहचान लिया जाता है, फिर उस पे और फ़ोकस किया जाता है। ऐसे ही हमारी कंट्री में क्यों नहीं होता, इस तरीके से आप डाल सकते हो। ऑल्दो आप पूरा ही अपने तरीके से भी लिख सकते हो क्योंकि फिज़िकल एजुकेशन के बारे में लिखना है, तो जितना आपको समझ आए उतना आप आराम से लिख सकते हो।
Sports and games are a media of national unity and national solidarity. Indian inter-school tournaments held in different states foster a spirit of brotherhood and cooperation. देखो अब क्या होता है जब इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है भाईचारा देखने को मिलता है। एक टीम स्पिरिट निकल के आती है जो बहुत ज़रूरी है आगे बच्चों के लिए। Sports and games are a great source of information, education, and discipline. They make us physically and mentally strong. After all, a healthy mind lives in a healthy body. और आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो तो उसमें लास्ट में आप कोई ना कोई ऐसी एक प्रोवर्ब वाली लाइन जो है ऐड करते हो, है ना? जिससे अच्छा लगता है। तो वही आपने किया यहाँ पे कि भाई स्पोर्ट्स गेम्स जो हैं वो अच्छी इन्फॉर्मेशन, डिसिप्लिन सब चीज़ों का सोर्स है। जैसे मैंने बताया था कंक्लूजन वगैरह लिखते हैं लास्ट में हम, है ना? और उसके बाद एक प्रोवर्ब डाल दिया आपने कि भाई आफ्टर ऑल अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है? एक अच्छा माइंड जो है एक अच्छी बॉडी में ही रहता है, तो फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है। क्लियर? देख लो एक बार। ठीक है? चलें आगे। फिर सेकंड था हैज़ार्ड्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स। इस पे भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, है ना? तो एक बार देख लो। एट प्रेज़ेंट टाइम द यूज़ ऑफ प्लास्टिक और पॉली बैग्स हैज़ बिकम वेरी कॉमन। अभी का जो टाइम है इसमें प्लास्टिक बैग्स और ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इट इज़ मेड ऑफ polyethylene. Polyethylene is made out of petroleum. During the manufacturing process of polybags, numerous toxic chemicals are released, which are very harmful to our environment. ठीक है, किससे बने होते हैं पॉलीबैग्स? पॉलीइथाइलिन से। पॉलीइथाइलिन जब यूज़ में लिया जाता है ना पॉलीमर ये वाला, तो क्या होता है इससे बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स जो बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, या फिर अगर वो जैसे रिलीज़ हो रहे हैं एनवायरनमेंट में किसी भी फॉर्म में, चाहे वो जैसे एयर में रिलीज़ हो रहे हों या फिर सीवेज के थ्रू रिलीज़ हो रहे हों, तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचता है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द पॉलीबैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे डोंट डिकम्पोज़ इनटू द सॉइल। अगेन थ्रोन प्लास्टिक और पॉलीबैग्स इन द डस्टबिन अफेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि भई पॉलीबैग्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब सबको पता है जो चीज़ डिकम्पोज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी। दूसरा क्या हो रहा है कि भई क्या बोलते हैं हम उन्हें डस्टबिन में डालते हैं जिससे क्या होता है एनिमल्स जो हैं वो खा लेते हैं और उससे क्या होता है उनकी डेथ हो जाती है। पॉलीथीन एड्स फ्यूल टू आर्टिफिशियल फ्लड्स, इट ब्लॉक्स द ड्रेन्स एंड कॉज़ आर्टिफिशियल फ्लड्स ऑन रेनी डेज़। क्योंकि वो किसी भी तरीके से डिकम्पोज़ नहीं हो रही तो वो कहीं न कहीं जाके जैसे फँस गई, उससे क्या हो रहा है कि भई फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है ना? द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीवैक्स एमिट्स मैनी हार्मफुल गैसेस दैट नॉट ओनली कॉज़ सीरियस प्रॉब्लम्स टू द वर्कर्स बट आल्सो पॉल्यूट द एनवायरनमेंट एज़ वेल। दैट thus it is very necessary to say no to polybags without wasting a minute। ठीक है? पॉलीवैक्स जो है उनसे जो भी प्रोडक्शन हो रही है क्योंकि उनसे टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं वर्कर्स के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। इसलिए हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और क्या कहना चाहिए नो टू पॉलीबैग्स। ठीक है? इस तरीके से लिख देना। फिर है तुम्हारा क्लीन इंडिया मिशन, इस पे भी तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लीन इंडिया मिशन इज़ लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज़ अ नेशन वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन। क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया कि भई लोग जो हैं एनकरेज करें क्लीनलीनेस को। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू फुलफिल द विज़न एंड मिशन ऑफ क्लीन इंडिया अ डे। It was launched especially on the birth anniversary of Mahatma Gandhi, who, as he dreamt and was very keen to make India a clean country। हमने इंडिगो पढ़ा था। इंडिगो चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ चंपारण के पीजेंट्स की हेल्प करने तक नहीं था। उनको कंटेंटमेंट कब मिली, गांधी जी को संतुष्टि कब मिली, जब उन्होंने उनकी जो सोशल वेलबींग थी उसे भी सुधारा, सफाई के लिए बहुत सोचा उनकी, उनको पढ़ाई-लिखाई के लिए सोचा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई। तो इसीलिए ये जो कैंपेन थी कब शुरू की गई? महात्मा गांधी के बर्थडे पे, है ना? He tried for Clean India in his time by motivating people through his campaigns and slogans. However, it could not be achieved because of the partial involvement of the people of India। उस वक्त तक लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। द एम ऑफ दिस मिशन इज़ टू कवर ऑल द रूरल एंड अर्बन एरियाज़ ऑफ दिस कंट्री ऑफ ऑफ प्रेज़ेंट टाइम। ठीक है? ये ऑफ है, 2 है, ठीक है? ये 2 कंट्री टू प्रेज़ेंट दिस as an ideal country before the world, spreading cleanliness awareness among people, strengthening cleanliness system in the urban and the rural areas, as well as creating user friendly environment for all private sectors interested to invest in India for cleanliness
मेंटेनेंस, ठीक है? तो यहाँ पे मेन मिशन क्या है कि भाई जो भी रूरल अर्बन एरियाज़ हैं, गाँव और ये सारे जो इलाके हैं और सिटी वाले भी, हर एरिया में जो है सफाई हो, जिससे क्या होगा, एक ना एक दिन इंडिया जो है एक पूरा जो उसका विज़न है क्लीनलीनेस का, वो भी पूरा होगा और जो लोग हैं वो भी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे इस कैंपेन में। फिर था हमारा करप्शन इन इंडिया, इस पे भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। द लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट came in force from January 2014 to inquire into allegations of corruption against certain public functionaries। ठीक है, एक एक्ट निकला था 2014 में, जनवरी 2014 में, जो क्या था, लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट था, जिससे क्या देखा गया कि भई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, इन पे लोगों ने मतलब लगाया था इल्ज़ाम कि भई ये जो है घपला करते हैं, करप्शन करते हैं। तो ये एक्ट तब निकाला गया था कि भई इसमें अच्छे से इंक्वायरी हो सके। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो हमारा 2005 का, दैट रिक्वायर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय सिटीजंस हैड रिड्यूस्ड करप्शन इन सम एरियाज़ और एट लीस्ट हैज़ ओपन्ड अप एवेन्यूज़ टू रेडरेस ग्रीवेंसेस। ठीक है, जो एक्ट निकला था राइट टू इन्फॉर्मेशन का, इसकी वजह से भी करप्शन जो है बहुत हद तक कम हुआ था। Another whistleblower protection act provides a mechanism to investigate misuse of power by public servant, has received the assent of the President of India, but unfortunately is pending for notification by the central government। एक और एक्ट निकला था, ठीक है ना, जिसमें क्या था कि भाई ये जो पावर का गलत यूज़ करते हैं ना पब्लिक सर्वेंट्स, उनके लिए था, लेकिन अभी तक दुर्भाग्यवश उसे जो है नोटिफिकेशन उसकी पेंडिंग है। रोल ऑफ मीडिया कैन नॉट बी इग्नोर्ड स्पेशली इन टुडेज टाइम्स। मीडिया कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू अबॉलिश करप्शन बाय एक्सपोजिंग द स्कैम्स एंड स्कैंडल्स, देयरबाय अवेकनिंग द सिटीजंस। देखो मीडिया भी इसमें बहुत हेल्पफुल साबित होती है। देखा है ना, स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, एक्सपोज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स को, है ना, ये सब मीडिया के थ्रू ही हो पाता है। अदर मेजर्स आर स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड, पावर टू मेक पॉलिसीज इन पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी vested with independent commissions. People should have a right to question the elected representatives and get answers. Funding of elections should be banned and person with criminal records should be denied to contest elections। आज के टाइम में क्या है भाई, इतने पुराने पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और वो नेता बन के बैठे हुए हैं लोग, तो ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। लॉज जो है अच्छे से आने चाहिए यूज़ में, है ना, अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लोग जो है सवाल कर सकें, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है सामने, उससे क्वेश्चन कर सकें, उससे आंसर्स माँग सकें। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, करप्शन काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं हम। तो इस तरीके से लिखना है। More and more courts should be opened for speedy justice. Lokpals and vigilance commissions should be more powerful and of independent nature so as to provide speedy justice. India has every ability, talent, and resource to be a developed nation. Just some corrections here and there are needed. इंडिया में देखो हर तरीके से वो कैपेबिलिटी है कि वो अच्छा कर सकता है, एक मतलब अच्छी कंट्री, अच्छा डेवलप्ड नेशन बन सकता है, बस कुछ करेक्शंस की नीड है। In one of movie Nayak also, this idea was emphasized wherein one person at the top political position was corrupt. He made his whole party full of corrupt people, whereas another person with the right intention not only eradicated corruption but changed the whole face and fate of his state। नायक मूवी देखी है सबने? तो यहाँ पे तुम ऐसे एग्जाम्पल भी डाल सकते हो कि भाई नायक मूवी में क्या हुआ था। अनिल कपूर थे ना, अनिल कपूर क्या हुआ था, एक दिन के लिए उनके हाथ में आ गई थी सारी पावर, जिससे क्या हुआ कि वो जो करप्ट लीडर था, उसके जो भी सारे साथी थे, वो सब बिल्कुल हटा दिया गया, बिल्कुल करप्शन हटा दिया गया और एक नया फेस और एक नई उम्मीद या एक नई डेस्टिनी निकल कर आई थी। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। वो नहीं करना, उसमें से चारों में से एक भी नहीं आ रहा, तो तुम्हारे पास फिर ऑप्शन है कि भाई यू आर अमिता दुबे, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस्ड यूजिंग फॉलोइंग इनपुट्स। तुम्हें कुछ इनपुट्स दे दिए जाएंगे, मतलब तुम्हें डिटेल्स दी जाएंगी, तुम्हें तुम्हारा नाम दिया हुआ है, तुम्हें तुम्हारा टॉपिक दिया हुआ है कि भाई किस टॉपिक पे लिखना है, बस एक क्या करना है, तुम्हें रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में तुम्हें एक चीज़ ऑलरेडी पता है कि फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, पास्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो तुम्हें देखो यहाँ पे डेट दी हुई है 14 अक्टूबर, टाइम दिया हुआ है 8 बजे का, डिस्टेंस दी हुई है 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम उज्जैन। क्रैश किसके बीच था? बस एंड कार के बीच। बस हाई स्पीड पर थी, है ना? तो इस तरीके से अब क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट है तो तुमने टॉपिक डाल दिया एक्सीडेंट, बायलाइन डालते हम रिपोर्टर आर्टिकल होता तो अमिता दुबे, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ है नाम। अब ऑन नवंबर 14, ठीक है, यहाँ पे ये मिसटाइप है, 11 है। Yeah, on November 14, while I was coming back from my office tour at around 8 p.m., I witnessed a very dreadful accident on the highway near about 10 kilometer away from Ujjain city। तो यहाँ तक देखो, यहाँ के तीनों इनपुट डाल दिए गए, ठीक है कि भाई
नवंबर 14 पे जब मैं अपने काम से वापस आ रही थी 8 बजे के करीब, ठीक है, मैंने जो है एक एक्सीडेंट देखा हाईवे पे जो उज्जैन से 10 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है? इसमें क्या हुआ था, क्रैश किसके बीच में था? बस एंड कार के बीच में। वो भी डाल दिया हमने कि भई बस और कार आपस में टकरा गई थी। A fully crowded roadways bus which was coming from the city with a very high speed and was trying to overtake truck, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनपुट में बता दिया दे रखा है कि भाई बस थी हाई स्पीड में, तो तुम वो लाइन डालोगे कि भाई एक बहुत ज़्यादा भरी हुई रोडवेज़ बस थी जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर आ रही थी और ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। सडनली क्रैश्ड अ कार कमिंग फ्रॉम अ फ्रंट, ठीक है? अब वहाँ पे क्या था कि सामने से कोई गाड़ी आ रही थी और उससे वो जाके टकरा गई। अब कार के अंदर का जो भी है वो तुम बता सकते हो कि भई कितने लोग थे, सिंगल था आदमी या फैमिली थी, जैसे यहाँ पे बता दिया कि भई 4 लोग थे जिसमें मैन, वुमेन और 2 बच्चे थे, है ना? The man, probably husband and father of children, died on the spot who was driving the car and woman was rushed to the hospital immediately, while children were injured and were sent to the hospital with the women, ठीक है? अब जो हस्बैंड था या जो भी जो गाड़ी चला रहा था मेल, वो उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जो वुमन थी उनको और उनके जो बच्चे थे 2, उनको जो है हॉस्पिटल ले जाया गया हैंड टू हैंड। The car was fully crushed. The children were lucky to not get serious injuries, but the women, probably their mother, was in the critical condition. कार बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल क्रश हो गई थी। बच्चों को इतनी ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन जो उनकी मदर थी, वो क्रिटिकल कंडीशन में थी। Most of the passengers of the bus were also injured badly, and they were taken to a nearby hospital. It was casualty. बस ड्राइवर वाज़ हैंडेड टू द पुलिस इमीडिएटली बाय द क्राउड। तो ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि आपको कितनी डिटेल्स डालनी है। वो जो इनपुट दिया उतना तो आपको डालना ही डालना है ना? उसके अलावा आपके ऊपर है कि भई हाँ, आपको इतने नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं कि इसके अंदर काम करना है, इतने तो लिखने ही हैं, तो वो आप अपने हिसाब से करोगे। बट रेलेवेंट फैक्ट्स, क्लियर, रेलेवेंट फैक्ट्स ही डलेंगे। फिर सेक्शन सी है हमारा ग्रामर का। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें से भी देखो 6 हैं, 6 में से 5 करने हैं, हम सारे करेंगे। हिज़ ब्रदर इज़ डैश एमएलए, ए, एन और द। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ आएगा हिज़ ब्रदर इज़ द एमएलए, है ना? तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज़ एन एमएलए। क्योंकि अगर तुम एम को ध्यान से सुनो, तो आवाज़ किसकी आ रही है? ई या ए की, मतलब वॉवेल की आवाज़ आ रही है। और जब वॉवेल का साउंड आता है, भले से कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो, साउंड अगर वो वॉवेल का दे रहा है, तो हमेशा क्या लिखोगे? एन। तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज़ ब्रदर इज़ एन एमएलए। द लिखोगे, गलत हो जाएगा। मिस्टर डेविड इज़ अ रिच पर्सन डैश नॉट हैप्पी। पार्ट या एंड, ठीक है? मिस्टर डेविड जो है वो बहुत अमीर पर्सन है, तो अमीर है, लेकिन खुश नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बट। और नहीं आएगा, यहाँ आएगा बट। अनिल इज़ सिटिंग डैश कपिल एंड अजय, बिटवीन या अमंग। अनिल किसके साथ बैठा है? कपिल और अजय के। तो यहाँ पे क्या आएगा? अमंग। ही डिड नॉट बाय डैश एपल्स, ही डिड नॉट बाय सम एपल्स और एनी एप्पल। ठीक है, क्यों? क्यों नहीं लिखा मैंने सम एप्पल? क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा कि उसने कुछ, है ना? लेकिन हमें यहाँ लिखना है कि उसने कोई भी एप्पल नहीं खरीदा। तो तुमने क्या लिखना है यहाँ पे? एनी एप्पल। चिल्ड्रन डैश टू प्ले ऑन द सैंड। चिल्ड्रन प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब फॉर्म क्या लगाते हैं हम? सिंगुलर। पता है ना, ये बताया है मैंने कि भाई सिंगुलर है अगर, तो साथ में प्लूरल चलता है और प्लूरल है तो सिंगुलर चलता है। तो चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड। यू डैश नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैन, यू कैन नॉट, क्योंकि आप बिल्कुल श्योर होके बोल रहे हो कि आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। ठीक है, इसमें से कोई भी 5 करने हैं तुम्हें वैसे तो। अब यहाँ भी तुम्हें 5 करने हैं जैसा बोला गया है वैसा। सोनिया डिड हर ड्यूटी, सोनिया ने अपनी ड्यूटी करी। बट यहाँ पे तुम्हें बोला है कि इसको नेगेटिव करना है। इसको मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है, मतलब क्या करना है? नो वाली चीज़ करनी है। तो तुमने क्या लिखा है यहाँ पर? आंसर आ जाएगा, मैं यहाँ लिखती हूँ इसका फर्स्ट। सोनिया डिड डिडन्ट या डिड नॉट डू हर ड्यूटी, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। द मैंगो इज सो सार दैट आई कैन नॉट ईट इट। मैंगो जो है बहुत खट्टा है, इसलिए मैं उसे नहीं खा पा रही हूँ। इसको तुम्हें किस तरीके से चेंज करना है? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू। तो यहाँ पे तुमने क्या लिखा है? इस सेंटेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या निकल के आ जाएगा? देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, सेकंड।
द मैंगो इज टू और टू यूज करना तो टू स्टार टू ईट मतलब सेम आ रहा है बस सेंटेंस चेंज हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा था कि भाई जो मैंगो है वो बहुत खट्टा है इसलिए मैं उसे खा नहीं पा रही, लेकिन हमें टू और टू यूज करना था तो मैंने क्या लिखा, द मैंगो इज टू सार टू ईट, मैंगो खाने के लिए बहुत ज्यादा खट्टा है। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंस को चेंज करते हो। फिर है तुम्हारा इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट यूजिंग अनलेस इन एनी इन प्लेस ऑफ इफ, सिर्फ इफ की जगह अनलेस लगाना है और कुछ नहीं करना। तो क्या किया मैंने यहाँ पे इफ हटा के क्या लिख दिया, अनलेस, बस बाकी पूरा ऐसा ही रहा। ठीक है, फुल स्टॉप नहीं आएगा, बस सीधा सीधा ऐसे ही आ जाए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। क्लियर, इस तरीके से लिखोगे। फिर है द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पटेटोज, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, इनको क्या करना है, तुम्हें आपस में रिलेट करना है और कंबाइन करना है दो सेंटेंस को। अब देखो इसके दो मतलब निकल के आते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो क्या हो गया, द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days ब्रिंग्स पटेटोज। ठीक है, पहले में तो मैंने क्या किया, यहाँ लिखती हूँ है ना, दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि तुम्हें अलग से दिखे, ब्लू ले ले। ठीक है, कौन सा ये फोर्थ है, तो मैंने फर्स्ट तरीके से तो लिखा द मैन हु हैड नॉट कम फॉर 2 days ब्रिंग्स पटेटोज। ठीक है, एक तो तुम इसको इस तरीके से लिखते हो, फिर दूसरा तुम इसको एक तरीके से और लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया फोर्थ के फर्स्ट का तरीका। अब सेकंड तरीके से तुम कैसे लिख सकते हो वो यहाँ देख लो, द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज, आगे लिख सकते हो हैड नॉट कम फॉर 2 days। ये दोनों तरीके से, बट इसमें क्या होगा, मतलब चेंज हो जाएगा। तो अगर तुम्हें मतलब सेम रखना है तो तुम ये वाला लिखोगे। ठीक है, मैंने यहाँ तुम्हें दो तरीके क्यों बताए कि तुम इसको लिख दो तरीके से सकते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ चेंज करने को बोला है, सेंटेंस को कंबाइन करने को बोला है, मीनिंग बदलने को नहीं बोला। तो कौन सा वाला सही है, फोर्थ का जो फर्स्ट वाला तरीका है वो सही है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरीके से कर सकते हो। दिस न्यूज सरप्राइजेज मी, इसको क्या करना है, वॉइस को चेंज करना है। अभी ये एक्टिव वॉइस में, इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, आई वॉज सरप्राइज्ड बाय दिस या द न्यूज। फिर है आई हैड एग्जाम अलॉट ड्यूरिंग टाइम, इसको सिर्फ रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करोगे तुम, आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जाम्स, ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, इस तरीके से तुमने से रीअरेंज कर दिया। समझ आ गया, इस तरीके से करना है तुम्हें, जब भी तुम्हें बोला गया है कि किस क्या चीज़ पे क्या काम करना है, सेंटेंस इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। समझ आ गया। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये जो चैप्टर, ये जो क्लास, ये जो लेक्चर है यहाँ पर ही फिनिश होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।